फ्रेंड्स, आज हम टॉपर्स की जो कॉफ़ी डिस्कशन कर रहे थे। इस सीरीज़ के इस वीडियो में बाइटर क्राइसिस से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने इस टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है ताकि इन क्वेश्चंस के साथ साथ आपका मेंस का सिलेबस भी कवर हो जाए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि हम क्या कंटेंट आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन्होंने जो आंसर लिखा है, किस तरह से इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन या फॉर्मेट जो भी इन्होंने लिखा है और क्या कंटेंट दिया है। और इसके बाद में देखिए मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा वाटर स्कार्सिटी से रिलेटेड। इसमें मैंने कॉजेज़, चैलेंजेस, वेज अहेड और जो स्कीम्स हैं वो मैंने कवर करी है जो इससे रिलेटेड है। और कुछ डेटा फैक्ट्स भी मैंने इसमें डाले हैं और ये हिंदी मीडियम के लिए भी मैंने अवेलेबल करवाए हैं ताकि उनका भी काफ़ी कंसाइज तरीके से टॉपिक कवर हो जाए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम इसको समझते हैं, इसके बाद इसका आंसर फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे, फिर देखेंगे कि मैम ने क्या लिखा है। तो क्वेश्चन क्या है, रीड करते हैं। सेवरल इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन, यानी कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, टुवर्ड्स एड्रेसिंग वाटर नीड्स, है ना, पानी की ज़रूरतों को या जल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। बट द इश्यूज़ ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, जो समस्याएं हैं वाटर की उपलब्धता से रिलेटेड, वाटर क्वालिटी यानी कि जल की गुणवत्ता से रिलेटेड, स्टिल वारंट प्रायोरिटाइज्ड इंटरवेंशन, प्राथमिक हस्तक्षेप की मांग करती हैं। डिस्कस, चर्चा कीजिए। तो ये 10 मार्कर का क्वेश्चन है। जनरली ये 10 मार्कर का क्वेश्चन 2 पेजेस में लिखना होता है। और चलिए इसको डिकोड करते हैं। सबसे पहले जो आंसर फ्रेमवर्क है वो डिस्कस करते हैं। आंसर फ्रेमवर्क में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, है ना। तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन में पूछा गया उसी से रिलेवेंट होना चाहिए। हम इसमें इंट्रोडक्शन में कोई भी जो है कोई डेफिनेशन लिख सकते हैं, डेटा या फैक्ट आपको जो याद हो वो लिख सकते हैं, कोई कोट लिख सकते हैं, कोई पोइम की लाइंस लिख सकते हैं, है ना। तो ये कई तरह से हम इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। और कोई न्यूज़ में, कोई करंट अफेयर्स में चल रहा हो वो चीज़ आप लिख सकते हैं इसमें। सेकेंड क्या होता है कि आंसर फ्रेमवर्क में बॉडी होती है। बॉडी में हम जो भी चीज़ें पूछी गई हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको सब हेडिंग्स में एड्रेस करते हैं। सब हेडिंग्स क्या होती हैं, जो क्वेश्चन में अगर दो चीज़ें पूछी गई हैं तो पहली जो भी पूछा गया है वो उसको फर्स्ट सब हेडिंग्स, फिर सेकंड सब हेडिंग्स जो सेकंड पार्ट पूछा गया है उसको इस तरह से एड्रेस करते हैं। हम इस क्वेश्चन में और भी डिटेल में इसको समझेंगे अभी। इसके बाद में बॉडी के बाद में हम लिखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन जो होता है वो पॉजिटिव या फ्यूचरिस्टिक नोट के साथ होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि एक एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी थॉट प्रोसेस को ये दर्शाता है। ठीक है, चलिए अब इसको ब्रेनस्टॉर्म करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या है, इससे पूछा गया सेवरल इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो बॉडी में हम पहले इनिशिएटिव्स बताएंगे, फिर क्या बताया गया, पूछा गया है वाटर की अवेलेबिलिटी तो और वाटर की क्वालिटी, इनसे रिलेटेड इश्यूज़। तो अवेलेबिलिटी से रिलेटेड क्या इश्यूज़ हैं और क्वालिटी से रिलेटेड क्या इश्यूज़ है वो हम बॉडी में 2 सब हेडिंग्स में बताएंगे। इसके बाद में थर्ड क्या है, प्रायोरिटाइज इंटरवेंशन, तो क्या करने चाहिए वो हम बताएंगे, प्रायोरिटाइज इंटरवेंशन। फिर हम कंक्लूड कर देंगे इस आंसर को। ठीक है, देखिए मैम ने क्या लिखा है। तो वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, यानी कि हर तरफ पानी ही पानी है पर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, यानी कि लेकिन एक बूंद भी नहीं है पीने की। ये कई तरह से इसको यूज़ करा जा सकता है। ये सैमुअल टेलर की एक पोइम की लाइन्स हैं, उनकी पोइम का नाम है राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर। तो इसको आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं ताकि आप ऐसे वगैरह में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। टॉपर्स की कॉपीज़ का यही फ़ायदा होता है कि आपके लिए कंटेंट को तैयार करता है। तो आप इसको, मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप इसको याद कर लें इन लाइंस को, ताकि आप भी कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं अपना कंटेंट को एनरिच करने के लिए। इसके बाद में वाटर एवरीवेयर, इसको कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हर तरफ पानी ही पानी है लेकिन वो पॉल्यूटेड है, हो सकता है इसलिए वो नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। या फिर हो सकता है कि हर तरफ पानी पानी, यानी कि ओशंस में क्या होता है, पानी ही पानी है लेकिन वो इतना सलाइन होता है कि उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। इस तरह से कई तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने क्या लिखा है, इंडिया इज़ फेसिंग वाटर क्राइसिस, मतलब भारत जल संकट का सामना कर रहा है, एज एविडेंट फ्रॉम पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, जो रिड्यूस हो रही है। देखिए इन्होंने इसके लिए डेटा दिया है, या आप याद कर सकते हैं डायरेक्टली, मेमोराइज़ कर लीजिएगा कि 1950 में जो है हमारे यहाँ 5100 मीटर क्यूब यानी घन मीटर पानी अब पर कैपिटा हुआ करता था, लेकिन अब 2023 में ये घटकर कितना हो गया है ना। ये डेटा अभी 2024 में भी अपडेट कर सकते हैं, 5 में भी कर सकते हैं, क्योंकि लगभग इतना ही है अभी। तो 1600 मीटर क्यूब बचा है, घन मीटर बचा है। इसके बाद में इन्होंने जो इनिशिएटिव्स पूछे गए थे, हमने अभी देखा ना इनिशिएटिव्स,
ये गवर्नमेंट सेवरल इनिशिएटिव्स, तो वो उन्होंने इस पार्ट में इस सब हेडिंग्स में बताए हैं। क्या बताए हैं? स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू एड्रेस वाटर नीड्स, डेडिकेटेड जल शक्ति मिनिस्ट्री यानी कि समर्पित जल शक्ति मंत्रालय, फिर हर घर जल इनिशिएटिव जो चलाया गया है ताकि हर घर पर टैप वाटर प्रोवाइड करा जा सके बाई 2024, जो कि इसकी डेडलाइंस तो अभी आगे बढ़ गई है और भी। और फिर थर्ड इनिशिएटिव अटल भूजल योजना यानी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए ये इनिशिएटिव चला गया जल पुनर्भरण के लिए। इसके बाद में जल शक्ति अभियान चलाया गया जो कीज द रेन वेन एट फॉल्स, यानी कि जब भी मतलब उस पानी को यूज़ कर लें, उसको संरक्षित करने के लिए जो रेन वाटर को। फिर इसके बाद में जल जीवन मिशन है ना, तो ये कुछ इनिशिएटिव्स उन्होंने लिख दिए हैं यहाँ पे। लेकिन अभी भी कई चुनौतियाँ हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया ना, सेवरल इनिशिएटिव्स जो कि डिमांड कर रहे हैं प्रायोरिटाइज इंटरवेंशन को, तो उन्होंने उन चुनौतियों को या उन चैलेंजेस को या उन इश्यूज़ को बताया जो अभी भी प्रिवेल कर रहे हैं। तो पहला इशू है वाटर अवेलेबिलिटी यानी कि जल की उपलब्धता से संबंधित। सेकंड वाटर क्वालिटी, तो वाटर अवेलेबिलिटी में क्या है देखते हैं। 30% पॉपुलेशन डज नॉट हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि 30% जनसंख्या ऐसी है जिसको मतलब पीने योग्य पानी नहीं पहुंच पाता। फिर सेकंड इन्होंने बताया वाटर स्कार्सिटी, यानी कि जल की इतनी कमी है कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी लेस देन 1700 है। अभी देखा था ना हमने डेटा में 1600 मीटर क्यूब हो गई थी, मतलब 1700 मीटर क्यूब से भी कम है। और जब ये 1300 जिन एरियाज़ में हो जाती है वहाँ पे जल तनाव यानी वाटर स्ट्रेस उभर के आता है। आपने देखा होगा कई जगह इसी की वजह से कई जगह लड़ाई हो जाती है ना, तो ये सब चीज़ें इश्यूज़ इमर्ज होकर आते हैं। फिर इसके बाद अर्बन फ्लड्स की वजह से भी काफ़ी सारा वो होता है, वाटर पॉल्यूशन। GLOF फर्दर कोज वाटर शॉर्टेज, जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स होती है जो भी हमने सिक्किम में देखी थी कुछ टाइम पहले, तो उसकी वजह से भी वाटर शॉर्टेज होता है ना। इन्होंने एग्जांपल भी दिया है, शिमला में 2019 में ये GLOF आया था। इसके बाद में ड्यू टू स्क्यूड यूजेस, मतलब कि भूजल का जो विकृत प्रयोग होता है, स्क्यूड यूज़ होता है, वो भी एक वाटर की जो है प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। जैसे 15% इंडस्ट्री में यूज़ होता है, 2% जो है डोमेस्टिक पर्पस से यूज़ होता है, और एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा वाटर यूज़ होता है जो ग्राउंड वाटर होता है। लगभग 83% के आसपास एग्रीकल्चर में वाटर का यूज़ होता है ना। तो जो वाटर वाली क्रॉप्स होती हैं जैसे गन्ना हो गया या राइस हो गया, ये सब काफ़ी वाटर का यूज़ करती हैं, इनको वाटर एक्सपोर्टिंग क्रॉप्स भी कहते हैं। इसके बाद में जल गुणवत्ता से संबंधित इन्होंने इश्यूज़ दिए हैं वाटर क्वालिटी से रिलेटेड। एक तो ये है कि हैवी मेटल कंटेमिनेशन ग्राउंड वाटर ऑफ, जैसे कि यूरेनियम हो गया, मतलब भूजल में भारी धातु प्रदूषण होता है ना। इसके बाद में वेस्ट वाटर मैनेजमेंट इस पुअर, मतलब कि खराब अपशिष्ट जल प्रबंधन, जो खराब जल मतलब पानी होता है या वेस्ट वाटर होता है उसका जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी पुअर है। और जो स्टॉर्म वाटर होता है यानी तूफ़ानी जल होता है मिक्सेस विद डोमेस्टिक सप्लाईज़, वो घरेलू जो पानी होता है उसके साथ मिक्स हो जाता है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट डिस्चार्ज, ये भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो एफ्लुएंट को काफ़ी ज़्यादा डिस्चार्ज करती है। उद्योगों के जो गंदे जल का निष्कासन है वो भी ग्राउंड वाटर मतलब वाटर को पॉल्यूट करता है। इसके बाद में जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रायोरिटाइज इंटरवेंशन की ज़रूरत है, तो इन्होंने उसके बारे में भी लिखा है, इसमें एड्रेस करा है, मतलब क्वेश्चन की सारी डिमांड को इन्होंने फुलफिल करा है। हैंस प्रायोरिटाइज इंटरवेंशन नीडेड, मतलब हस्तक्षेप की प्राथमिकता की ज़रूरत क्यों है, क्या क्या है मतलब हस्तक्षेप कर सकते हैं वो इन्होंने लिखा है। एक तो ट्रेडिशनल वाटर सेविंग, यानी कि जो पारंपरिक जल है उसका संरक्षण कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि वर्षा जल का संचयन कर सकते हैं, है ना। इसके बाद में तीसरा लिखा है इन्होंने वाटर क्वालिटी ऑडिट्स, मतलब जो जल से गुणवत्ता संबंधित ऑडिट की कहाँ पे कितना किसके साथ जल है या पानी है। यमुना का एग्जांपल दे सकते हैं, है ना। तो सतत कृषि के लिए भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी प्रमोट करना चाहिए टू इंश्योर SDG 6 जो है, इन्होंने लिखा नहीं है लेकिन SDG 6 है क्लीन वाटर फॉर ऑल, तो इसको प्रमोट करने के लिए ये यूज़ करना चाहिए। चलिए अब हम आके इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं एक बार शॉर्ट में। मैंने जो है काफ़ी पॉइंट्स में समझा है इसमें, ताकि आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे और जो इतना ही लिख पाते हैं मेंस में तो वो आपका टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो वाटर स्कार्सिटी यानी कि जल की जो कमी है या फिर जल संकट है उसके बारे में, तो इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी, वाटर स्कार्सिटी इज़ द शॉर्टेज ऑफ सफिशिएंट वाटर, यानी कि पर्याप्त पानी की कमी को दर्शाता है ना। वाटर रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ पीपल, मतलब लोगों की, एग्रीकल्चर की और उद्योगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो कमी होती है उसी को वाटर स्कार्सिटी कहते हैं। और कॉजेज़ क्या क्या हैं वाटर स्कार्सिटी के। ओवर पॉपुलेशन, आप दिल्ली में देख सकते हैं कि 2 करोड़ से अधिक जनसंख्या है तो कितनी प्रॉब्लम आती है पानी की। इसके बाद में क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, इसकी वजह से क्या होता है, कहीं सूखा आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, आपने ये देखने को मिलता है। डिफॉरेस्टेशन, इसकी वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता है, मतलब कि वनों की कटाई की वजह से। इसके बाद ओवर इरीगेशन, कई जगह क्या होता है बहुत ज़्यादा पानी से इरीगेशन होता है तो उसकी वजह से जो है जो सॉइल है वो सैलाइन हो जाती है, तो ये बहुत सारी ओवर इरीगेशन की वजह से वाटर पॉल्यूशन की दिक्कत आती है। ओवर इरीगेशन की वजह से जो है
ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं, पॉल्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यमुना का आप एग्जांपल दे सकते हैं, है ना। इसके बाद में इंडस्ट्रियल ओवर यूज़, जो उद्योग है काफ़ी अधिक पानी का यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को डिस्चार्ज करते हैं, इसकी वजह से भी वाटर पॉल्यूशन होता है, तो स्कार्सिटी कोज करते हैं। इसके बाद में इनएफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट, यानी कि वाटर जल का प्रबंधन है वो अच्छा नहीं है, ख़राब है ना, ख़राब जल प्रबंधन इसमें लिख सकते हैं आप। इसके बाद चैलेंजेस जो होते हैं, चुनौतियाँ जो होती है, समस्याएं जो क्रिएट करते हैं, कोज ड्यू टू वाटर स्कार्सिटी, फूड इनसिक्योरिटी, खाद्य असुरक्षा पैदा हो जाती है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी यानी आर्थिक जो है अस्थिरता आती है, क्योंकि कई इंडस्ट्रीज़ में पानी को यूज़ नहीं मिल पाता है। एग्रीकल्चर के लिए अगर पानी नहीं होगा तो जो किसान है वो जो है उनकी इकोनॉमिक इंस्टेबल हो जाएंगे वो लोग, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ आते हैं। हेल्थ इश्यूज़, वाटर बोर्न डिसीज़ेज़ होते हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, इस तरह की बहुत सारी डिसीज़ेज़ देखने को मिलती है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैसे पक्षी वगैरह है उनको पानी नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे, या फिर बहुत सारी इसी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कई फूल नहीं उगेंगे, पेड़ नहीं उगेंगे, तो जो जैव विविधता में भी कमी आएगी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओवर वाटर रिसोर्सेज, जो अभी मैंने ऊपर देखा वाटर स्ट्रेस की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष, है ना। तो रिड्यूस्ड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इससे क्या होगा कि जो कृषि की जो उत्पादकता है वो भी कम होगी। इसके बाद में जैसे वीट का अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो वही फूड इनसिक्योरिटी आएगी, तो आप मतलब जो है फीडबैक लूप भी बना सकते हैं इसमें। एनर्जी प्रोडक्शन चैलेंजेस, एनर्जी नहीं होगी, जो हाइड्रो पावर जो प्लांट्स होते हैं वो नहीं चल पाएंगे, तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं। इसके बाद बे हेड देखते हैं, प्रमोट वाटर कंजर्वेशन, जो हमने ऊपर देखा कि टंका सिस्टम जो था मैम ने लिखा था वो प्रमोट कर सकते हैं। इसके बाद में इम्प्लीमेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जो वर्षा जल है उसका संचयन कर सकते हैं वर्षा जल का, है ना। तो ये एक वे हो सकता है आगे। इम्प्रूव इरिगेशन एफिशिएंसी, यानी कि जो सिंचाई है उसकी जो एफिशिएंसी है, गुणवत्ता है वो बढ़ाई जानी चाहिए, मतलब जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस तरह के सिस्टम्स को प्रमोट करना चाहिए। इसके बाद अडोप्ट वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, जो वेस्ट वाटर है वो उसको बार बार यूज़ करना चाहिए, जैसे यमुना के रिसाइकलिंग प्लांट चल रहे हैं उनको जो है और भी अच्छा बनाया जाना चाहिए, है ना। स्ट्रेंथन वाटर गवर्नेंस, यानी कि जो जल संबंधी जो प्रशासन है ना, संरचना है, उसको भी मतलब मजबूत बनाया जाना चाहिए। इन्वेस्ट इन डीसैलिनाइजेशन टेक्नोलॉजीज़, जो विलवणीकरण जो प्रौद्योगिकियाँ हैं उनमें इन्वेस्ट करा जाना चाहिए। रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑन वाटर यूज़, मतलब लोगों का जो है उनकी जागरूकता बढ़ानी चाहिए कि वाटर का सही से यूज़ करें, गलत यूज़ ना करें, पॉल्यूट ना करें, है ना। अभी भी देखते हैं हम बीच पे जाते हैं तो लोग वहाँ पे जो है वेस्ट को डिस्चार्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से कई बार जो मरीन पॉल्यूशन भी काफ़ी बढ़ रहा है वाटर का। या फिर कुओं वगैरह में, हमारे यहाँ नदियों में जो है केमिकल वाली चीज़ें जो त्योहारों पे बहा दी जाती है, उसकी जगह कुछ अच्छी चीज़ों का यूज़ करा जाए। तो फिर इसके बाद में स्कीम्स जो हैं एड्रेस इसको करने के लिए जो चलाई जा रही हैं हमारे यहाँ, जल शक्ति अभियान हो गया, अटल भूजल योजना हो गया। इसके बाद में अटल भूजल योजना भी वही ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए है। नेशनल वाटर मिशन हो गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, जो वर्षा का जल होता है उसका अच्छे से यूटिलाइज़ करा जा सके। इसके बाद इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम हो गया, मतलब समेकित जल प्रबंधन कार्यक्रम। इसके बाद रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़, जो ट्रेडिशनल जैसे कुएँ हो गया, बावड़ियाँ हो गई, उनको इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अभी है, जैसे कि केन वेतवा लिंक प्रोजेक्ट चल रहा है हमारे यहाँ। या फिर इसके बाद काली सिंध, पार्वती और एक चंबल रिवर को लिंक करा जा रहा है ना। इस तरह के लिंकिंग प्रोजेक्ट चलाए जाने चाहिए, ताकि एक रिवर से दूसरे रिवर में पानी को डाइवर्ट करा जा सके, ताकि सूखा और जो बाढ़ की समस्या है उनसे भी निजात मिल सकेगी, और इरिगेशन के लिए भी पानी बच सकेगा, और ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इंडस्ट्रीज़ को भी यूज़ के लिए भी बच सकेगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, है ना, ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड रीयूज़, जो ख़राब जल है उसका रीयूज़ होना चाहिए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब जल समिति के थ्रू लोगों की भागीदारी को बढ़ाया जाना चाहिए। कैच द रेन कैंपेन, है ना। अफॉरेस्टेशन, कैचमेंट एरिया, ताकि जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज, अगर पेड़ ज़्यादा होंगे तो वो ग्राउंड वाटर को जो है रिचार्ज करेंगे, है ना। जो आएगा पानी वो ग्राउंड में जाएगा, या फिर नदियों में जो है मिट्टी वगैरह जो है पोल्यूट, मतलब उसका जो है कटाव नहीं होगा, या फिर, है ना। तो ये सब चीज़ें। इसके बाद में वाटर एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करा जाना चाहिए, है ना। जल संबंधी जो भी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया, या फिर ये ड्रिप इरिगेशन वगैरह, ताकि ज़्यादा वेस्ट वाटर पानी वेस्ट ना हो, हम ज़्यादा ग्राउंड वाटर का डिस्चार्ज ना करें, मतलब
नहीं निकालें। और इसके बाद में पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स को चलाया जाना चाहिए। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस मैपिंग को यूज़ कर सकते हैं ताकि हम ये पता लगा सके कितना ग्राउंड वाटर अभी अवेलेबल है, कहाँ कहाँ अच्छी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जा रहा है ना। तो ये कौन सी क्रॉप कहाँ पे यूज़ करें ताकि हम जो मोर वाटर एफिशिएंट क्रॉप होती है ना, मोर वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स, उनको यूज़ करें। जैसे मिलेट्स वगैरह हो गया, ये काफ़ी वाटर एफिशिएंट होती है, जबकि राइस हो गया, गन्ना हो गया, लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स होती हैं, तो इनको कम यूज़ करा जाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में कुछ डेटा फैक्ट्स जो है या मैम के मैंने निकाल के यहाँ डाल दिए हैं, आप इसको अलग से भी यूज़ कर सकते हैं ना। हमने देखा था ये 5100 मीटर क्यूब जो है 1950 में पर कैपिटा अवेलेबिलिटी थी, जो अब घट के कितनी रह गई है 1600 मीटर क्यूब। और इसके बाद में जो है एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है 83%, फिर 2% डोमेस्टिक होता है, 5% इंडस्ट्री होता है ना। तो ये कुछ डेटा है जो आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद मैंने यही चीज़ें जो है हिंदी में भी प्रोवाइड करी हैं ताकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो उनको भी अच्छे रिसोर्सेज मिल सकें, है ना। काफ़ी कंसाइज नोट्स हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लें ताकि आपका ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से कवर हो जाए, क्योंकि यहाँ से हर साल कहीं ना कहीं मेंस में क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, एंड कोई भी सजेशन आपको देना हो या हमसे नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।